ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी सुखदेव, माता लक्ष्मी तथा माँ दुर्गे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत होता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वो दृढ़ पंचांग से दिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए चलते हैं पंचांग के 5 भागों में। इस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं और उन 5 अंगों से हम परिचय करते हैं। पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों से के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे तारा बलम कहा जाता है। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उससे हम फलित करते हैं और यह मूलतः तारा बलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। इससे संक्षिप्त चर्चा हम प्रस्तुति में करें। चलिए तीसरा भाग नक्षत्र की तरह ही चंद्रमा जिस राशि में है, यहाँ राशि की बात है, जिसे चंद्र बलम कहा जाता है। नक्षत्र को तारा बलम कहते हैं और राशि को चंद्र बलम। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत है, आज का दिन कैसे होने के संकेत है, यह हम चंद्र बलम से जान। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है। यह एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है और यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, पूजा पाठ, पहले बार करने वाले होने वाले कार्य के बारे में भी यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। काफी उपयोगी है, विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। यह एक प्रकार का मुहूर्त बताता है। और 5वां अंतिम भाग अंकों की गोद में जन्म लिए अंकों के साथ हम जीवन यापन करते हैं, अंक हमारा पीछा करते हैं, अंक के हम पीछे रहते हैं और इस प्रकार अंक और हमें एक अन्य से संबंध होता है और यह हमें प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है, अच्छे प्रभाव भी देता है क्योंकि अंकों की ऊर्जा अपनी ऊर्जा होती है और यह हमें जीवन भर विभिन्न अंकों से जो वाकिफ होते हैं वह अंक हमें हमारे लिए सुनता सुनता रहता है। अंक ज्योतिष बहुत आसान है सीखना क्योंकि यह 1 से 9 अंक तक ही है और इसे सीखना और इसे इसका उपयोग करना बहुत ही आसान। तो 2 भागों में पांचवें भाग के प्रश्न 2 भाग में संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष पर और उसके बाद अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन, विभिन्न तिथियों को जन्मे किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए कैसा दिन रहने की संभावना। तो ये अंतिम हर भाग अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। यह आपके लिए ज्ञान रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हो, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आपको अब ले चलते हैं थोड़ी चर्चा पंचांग के तरफ। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु यह उसकी सीमाएं ही करते हैं। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते, सकारात्मक भूमिका को देखते आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध
साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग, पंचांग के पांचों अंक के पहले अंक। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 26 सितंबर 2025, माह आश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायुग पर कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 5:40 पर, सूर्यास्त 5:42, सनराइज एट 5:40 AM, सनसेट एट 5:42 PM। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुख कर। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। दिनवार शुक्रवार, तिथि प्रातः 9:32 तक चतुर्थी जो ऋता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:09 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग रात्रि के 10:51 तक विष्णु, फिर प्रीति। और करण प्रातः 9:32 तक वृश्चिक, तत्पश्चात रात्रि के 10:48 तक गौ, और फिर 12। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्थी तिथि है, यानी प्रातः 9:32 में, तब तक भोलेनाथ क्रिया स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद वे कैलाश पर्वत में जाते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो बृहस्पति देव जो 18 अक्टूबर को होकर चलने वाले हैं, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और शनि देव जो बकरी चल रहे हैं, बाल्यावस्था की ओर अग्रसर। शेष ग्रह शक्तिशाली। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे तुला से वृश्चिक राशि में जाकर नीच के हो। इस प्रकार राशि के अनुसार वर्तमान स्थिति में मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी ही राशि में बुधदेव 1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि कोई किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, और यदि हम देखें तो बुध के राशि में 3 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, और चंद्रमा तथा मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रह ग्रहों को स्थिति को देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह। और वे ग्रह हैं सूर्य देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव। यानी बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव लगातार, और सूर्य देव, ये 4 ग्रह अपने नक्षत्र। इस प्रकार नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रह को देखा जाए तो बृहस्पति देव के नक्षत्र 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र 2 ग्रह, और मंगल, बुध, केतु स्वतंत्र ग्रह, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। केतु और शुक्र आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि केतु नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र केतु के। सॉरी, केतु और शुक्र का नक्षत्र, किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। केतु और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन था, लेकिन आज शुक्र अपने ही रात नक्षत्र में आ चुके हैं, इसलिए केतु और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। तो त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। इस प्रकार आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, और यह अपराह्न 3:24 पर होगा, जो कि जब चंद्रमा अपने राशि तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आएंगे तो हमें नीच। इस प्रकार पहले भाग की यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग पे आपको का स्वागत है। दूसरा भाग
नक्षत्र के अनुसार और चंद्रमा से परिपेक्ष को संबंध रखकर आज का दिन कैसा है। ताराबलम कहते हैं। सात प्रस्तुत सारणी में ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें नक्षत्रों के नाम है, वो चंद्रमा की जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे साथ ही साथ ताराबलम के नीचे वर्टिकल ब्रोच है, वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित। और यह आज का दिन जो निकलता है वह ताज का तारा कहलाता है, ताराबलम है। तो किस तारा को ज्यादा शक्ति है, और जब तारा कुल 9 स्थिति बन सकती है। तारा आज का तारा आपका जन्म में हो, संपत्ति में हो, विपक में हो, क्षेम हो, प्रत्यरी हो, साधक हो, नैर्घण्य हो, मित्र और अतिमित्र। जब भी संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र होगा फल शुभता की हो इंगित करते हैं, और जन्म विपक प्रत्यरी और नैर्घण्य होने पर अशुभता और चुनौती की तरफ इंगित करते हैं। तो जब भी जन्म विपक प्रत्यरी और नैर्घण्य में हो तो प्रयास करें, प्रयास ही नहीं जोखिम नहीं लें, कोई भी उपाय नहीं करें। जो भी आपके लिए शुभ कार्य है जो आप करने जा रहे थे वह उसे टालें। दैनिक कार्य में सावधानी। यह ताराबलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम केवल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में और आज के बारे में बताता है, किंतु 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। और यह अगर 9 तारा चक्र पद्धति का अध्ययन कर ले जातक तो फिर उसे कब शुभ और अशुभ समय होंगे वह सब जान सकता है। कुंडली में ग्रह कैसे फल देंगे वह जान सकता है, और किस व्यक्ति से संबंध होगा जिससे भी उसको पार्टनरशिप कर रहा है, ये जहां भी है, यदि उनका नक्षत्र पता है तो वह जान सकता है कि उनके फल कैसे। चंद्रमा 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों की अपनी शक्ति नहीं होती, वे ग्रहों का मन नक्षत्र होता है, नक्षत्र ही फल देता है। अब प्रश्न उठता है कि नक्षत्र यदि फल देते हैं ग्रहों के, तो फिर 27 नक्षत्र 9 ग्रह दोनों का आपस में संबंध कैसे जोड़ा जाए। तो 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया गया 9 नक्षत्र की सूची में, पहला से 9वां तक एक भाग, 10वां से 18वां तक दूसरा भाग, 20वां से 27वां तक। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और बुध नौ, इसी क्रम में रखा गया। अब नक्षत्र जो है, पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दिया गया। दूसरा 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, और इसी क्रम में 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सूची इस प्रकार की, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं। इस प्रकार यह सूची बनी। और ग्रह अब फल कैसे फलित करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में, और जो नक्षत्र में उसके स्वामी को पकड़े, मतलब उस ग्रह को संबंधित ग्रह को पकड़े, और जो ग्रह है वहां से गणना आरंभ होगी, और वहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब बढ़ते हैं तो उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी ग्रह जातक का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है तो दूसरा ग्रह राहु बनेंगे, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवा बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां शनि, नौवां चंद्र। ये उनके ग्रहों की सूची इस तरह से बनी। अब यदि पहला सॉरी थोड़ी अस्वस्थता के कारण परेशानी हो रही है। चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ तो दूसरा ग्रह राहु बनता है। पहला ग्रह मिश्रित फल देंगे, अशुभता ज्यादा शुभता कम, इसलिए उनको अशुभता की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो क्रमशः राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव बनेंगे, ये शुभ फल देंगे। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो मंगल, बुध
बृहस्पति, बुध और शुक्र बनेंगे, ये अशुभ फल देंगे। तो इस प्रकार हम अग्रिम से यह जान सकते हैं कि कौन कौन मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कौन कौन ग्रह शुभ फल देंगे, कौन कौन ग्रह शुभ देंगे। और इस प्रकार हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति जान सकते हैं कि शुभ फल देंगे या अशुभ। और यदि हम पहले से पता चल जाए कि ये दशा महादशा का फल अच्छा होगा, तो हम शुभ कार्यों का निष्पादन उसमें कर लेंगे। साथ ही साथ जो ग्रह हमारे लिए चुनौती बन के आएंगे उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, जो मानसिक रूप से पीड़ा कर देगा, स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए लाभदायक है। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति से हम यह जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम जिससे संबंध जोड़ते हैं, चाहे व्यवसायिक रूप से, पार्टनर के रूप में, या हमारे घर में ही कोई ऐसा संबंध ही होता है जो मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ हो, तो वह हमारे लिए अशुभता लाता है। और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता लाएंगे। यदि मंगल के नक्षत्र में जन्म, इस प्रकार हम रिश्ते के बारे में भी जान सकते हैं, पार्टनर्स के बारे में जान सकते हैं। वहीं यदि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, यदि वो संपत्ति कारक होता है, यानी राहु के नक्षत्र में जन्मा जातक होता है, तो फिर हमारे लिए संपत्ति का कारक। उसी तरह जन्म कुंडली में यदि देखें, राहु में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य कर लेते हैं, संपत्ति के कारक हो गए मंगल के जन्मे जातक, मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक। और इस प्रकार यह सुविधा बढ़े। तो इस तरह से हम सभी चीज जान सकते हैं और हम अपने आप को भविष्य के लिए की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना भी जरूरी है और उसका उपयोग करना भी। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति पर हमने यूट्यूब पर अलग पोस्ट रखा है, आपसे जरूर देखें। साथ ही साथ आप उसमें देखेंगे कि भगवान राम, मां सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली वहां रखी है, और नौ तारा चक्र पद्धति से आपस के कैसे संबंध थे, यह भी हमने साबित करने का प्रयास किया। तो ये रहे हमारी छोटी प्रस्तुति, छोटी परिचय प्रस्तुति नौ तारा चक्र पद्धति। वापस चलते हैं आज का दिन तक। चंद्र बलम के अनुसार चंद्रमा 10:09 तक वे विशाखा नक्षत्र में है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे, राशि परिवर्तन भी होगा, नीच के होंगे, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। और इस प्रकार यदि उदाहरण में हम देखें कि आज उदाहरण में हम देखें कि यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है, तो पहला भाग जब तक चंद्रमा विशाखा में है, साधक का है, शुभता फल दे रहे हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा पीड़ा वाला नैर्धन्य। वहीं इसके बाद यदि हम चंद्रमा पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में है, तो पहला भाग जन्म का है और दूसरा भाग संपत्ति का। ये दोनों जन्म थोड़ा शुभकारी और दूसरा भाग संपत्ति शुभकारी। और इस प्रकार हम फलित करते हैं। आप किसी भी अपने नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, आज से अपना फल देख सकते हैं। जैसे आरंभ में हमने कहा था इस प्रस्तुति में कि जन्म विपद प्रत्यय और दैधन में पड़ता है आज का तारा, तो आप शुभ कार्यों को टालें, कोई उपाय के पीछे न दौड़े, क्योंकि उपाय कारगर होंगे या नहीं होंगे यह नहीं है, लेकिन हो सकता है जोखिम लगे तो अशुभता पड़ सकती। ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, उपाय के तौर पर यह प्रस्तुति है, उपयोग करने के लिए नहीं, क्योंकि इसकी संपुष्टि नहीं है, इसलिए हम जोखिम लेने के लिए नहीं करते। आज का तारा यदि जन्म में पड़ता है, पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है नमक का दान, और नैधन्य होता है तो मुहूर्त को त्याग जरूर, उस मुहूर्त को त्यागिए। और यदि बहुत मजबूरी हुई तो 3 सही स्वर्ण का दान। ये उपाय
हमने संकलित किया है, लेकिन यह पुष्टि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए जोखिम लेने का सलाह नहीं है। इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, यह आप हमने देखा। अब चलते हैं आपको अगले भाग में, तीसरे भाग में। चंद्रमा राशि परिवर्तन है, और चंद्रमा गोचर में है, गोचर के अनुसार, और राशि में जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार कैसा। हमने चंद्रमा नक्षत्र के अनुसार पिछले भाग में देखा था गोचर, और जन्म कुंडली मेरे से बैठे हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ राशि जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार कैसा। तो दो भागों में फल होगा, क्योंकि चंद्रमा 3:24 अपराह्न पर वे तुला से वृश्चिक में है। चलिए देखते हैं आज के दिन कैसे। तो चंद्रमा जब तक तुला राशि में है तब तक के लिए मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर के लिए शुभता के संकेत है। शेष ग्रह सावधान रहने के आवश्यक, शेष राशि वाले जाता है सावधान रहे। दूसरा भाग जब आता है तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ ये जातक के लिए दिन अच्छे होने की, शेष जातक सावधान। अब आपको हम लेकर के आए हैं चौथे भाग में। चौथे भाग में आपका स्वागत है। यह चौघड़िया ज्योतिष भी कहलाता है, चौघड़िया मुहूर्त भी कहलाता है। एक प्रकार शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह शुभ कार्य पूजा पाठ हो या कोई कार्य पहली बार किया जा रहा हो उसके लिए शुभ, उसके लिए यह उस मुहूर्त को देखता है। यदि कोई व्यक्ति कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम कार्य में शुभता लाने के लिए, शुभ कार्य को करने के लिए, उसमें शुभता लाने के लिए चौघड़िया जरूरी है। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता, हिंदी अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता YouTube पर पोस्ट किया है। आप उसे देखें, समझें और उसका उपयोग करें। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के साथ ही दिन होते हैं, इसलिए सभी चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया हुआ करता है वही अंत का चौघड़िया। इस प्रकार 7 चौघड़िया 7 साप्ताहिक दिन से संबंधित, और हम जानते हैं हर सप्ताह के 7 दिन के अलग अलग ग्रह स्वामी, तो 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रह से हुआ, और ये 7 ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए जो सूक्ष्म ग्रह के समक्ष उपस्थित है उसके लिए ये उपयोगी होता है। तो चौघड़िया, हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सामान्य कार्यों के अलावा। तो इस प्रकार हम चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हैं, और चौघड़िया काफी उपयोगी है। चौघड़िया की उपयोगिता बहुत है, इसलिए हर कार्य को करने के पहले चौघड़िया यदि देख लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी होने की संभावना। दिन में जो चौघड़िया होते हैं वे अशुभता से व्याप्त हो सकते हैं। वे अशुभता है राहु काल, वार वेला और काल। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से बचता है, और ऐसे में जब भी कोई अशुभ स्थिति हो तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, उस चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभता की कारण नहीं है, अशुभता की संभावना ज्यादा बढ़। तो इस तरह से हम चौघड़िया के का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए चौघड़िया को देखते हैं आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया चूंकि दिन शुक्रवार का है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, चर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं, और बीच में सबसे सुंदर चौघड़िया अमृत सौ चौघड़िया बार वेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया काल वेला और राहु काल से। रात्रि का चौघड़िया बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो है 8:41 रात्रि से 10:11 तक है, और काल रात्रि से। इन चौघड़िया का परित्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग कर सकते। और इस प्रकार चौथे भाग की प्रस्तुति वहां पर समाप्त होती है। 5वें भाग में आपका स्वागत है, जो अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष में हमने परिचय में कहा था कि हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, अंकों के साथ रहते हैं, और ये अंक हमें यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ जोड़। हमारा जन्म जब होता है तो ईश्वर तो एक प्रदत्त अंक होता है जो कि जन्म तिथि ईश्वर हमें उपहार देते हैं, और उन अंक वे अंक स्थायी रूप से होते हैं
ये अंक हमें पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। और अंक ज्योतिष का, अंक शास्त्र का एक मूल सिद्धांत है, मूल नियम है कि जो भी अंक होंगे एकल अंक में ही उसका उपयोग करेंगे, यानी 1 से 9 अंक तक। शून्य को गणना में नहीं लेते हैं, साथ ही साथ शून्य को हम गणना में नहीं लेकर, क्योंकि अनिश्चितता को दर्शाता है, इसलिए उसे गणना में नहीं लेते। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5 अंक ऐसा है जो कि मध्य का अंक है, यह संतुलन का काम करता है 1 से 9 अंक के बीच। और 1 से 9 अंक जो भी है इनके अलग अलग शासक हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के बुध। और इन अंकों के को अंकों की दुनिया में एक विशेष नाम से, जो उपयोगिता के अनुसार विशेष नाम से जाना जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी, पार्टनर या डिप्लोमेट से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वालों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा विलासता देने वाला व्यक्ति से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिससे आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ, अपने नीचे तबके के लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, अपने अधीन कार्य करने वाले लोग, और न्यायाधीश, न्यायाधीश। 9 थे सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून से। इस प्रकार हम ग्रहों के अंकों को इनसे जोड़ते हैं, और ये एक जन्मतिथि है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हमें मिलते हैं। यह अंक हमने आज की गिनती ली है, ये सरदार मनमोहन सिंह की जन्मतिथि है। आप देखें इनका जन्मतिथि 26/9/1932 को, देवानंद का जन्म 26/9/1923 को। दोनों के एक ही अंक, लगभग मूलांक और भाग्यांक एक होते हैं। तिथि को जब जोड़ते हैं तो मूलांक बनता है, तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक। और मूलांक और भाग्यांक का आपस में तालमेल होना अत्यावश्यक है, और इसलिए पूरे जीवन भर जो भी हम अंक को प्रयोग करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक हमारे पास। इसके बाद हम नामांक को लाते हैं, क्योंकि नामांक एक ऐसा ये है जो डायनेमिक अंक होता है, जिसे हम बताते हैं, ईश्वर द्वारा ये बना हुआ नहीं है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में अंक कैसा। नाम में तो अक्षर होते हैं, जी हाँ। नाम, हर नाम जो अक्षर हम प्रयुक्त करते हैं नामों में, उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और ये अंकीय मूल्य आपके समक्ष सूचीबद्ध है, समक्ष रखा गया है। तो मनमोहन सिंह को यदि देखा जाए, केवल मनमोहन को कहते हैं, तो नाम 4 से, का पहला अक्षर 4 से शुरू होता है, और पूरा अंक 5 पर जाता है। हम जब भी नाम को सेट करते हैं, चाहे नया बच्चे के लिए या देखने के लिए, आकलन करने के लिए, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि नामांक का, नाम का पहला अक्षर और नाम का पूरा अंक, यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। अब इसमें हम अगर देखें तो मूलांक इनका 8 है, धीरे धीरे बोलते थे, शनि के अंक है, धीरे धीरे इनका उत्थान हुआ, नीचे से निकले ऊपर तक गए। और इस प्रकार यदि आप ये देखेंगे तो इनके राजयोग काफी हैं, इसलिए ये सभी उच्च पदों पर रहे, मान सम्मान भी। अब आप शत्रु अंक जानना चाहते हो ज्ञान के लिए, तो शत्रु अंक आपके समझ, आप देखें यहाँ 4 जो मनमोहन सिंह जी का जन्म मूलांक है, उनके शत्रु अंक 8, इसलिए 4 के खुद शत्रु 4, 8 के खुद शत्रु 8 है, 4। तो नाम का पहला अक्षर उनके लिए समस्या का कारक होता है, हो सकता है, और हुआ। इस तरह से एक अलग सूची है जो नाम, विभिन्न मूलांक और भाग्यांक का जो आपका अंक है, वह उसके अनुसार आपका आज का, अब आपका जो पहला नाम का अक्षर नहीं होना चाहिए। अगर 1 आपका मूलांक है या भाग्यांक है, तो आपका नाम का पहला अक्षर ए फॉर सिद्ध नहीं होना चाहिए। यदि 8 मूलांक है या भाग्यांक है, तो आपका नाम का पहला अक्षर AIJQYPKRD MTFP नहीं होना। आप देखें
8 मूलांक है मनमोहन सिंह का और इनके नाम का पहला अक्षर एफ नेम है, जो कि गलत। तो ये पुराने जमाने में नहीं होता था, आज एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए किसी भी जातक का नाम को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले नाम का पहला अक्षर को देखते हैं, फिर नामांक को देखते हैं और ऐसे अंक लेते हैं जो सुनता है। क्योंकि नामांक सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, जीवन भर देता है, बार बार इसे नहीं बदला जाता, इसलिए इसकी उपयोगिता काफी। जीवन में जब भी हम कोई कोई भी कार्य करें, हमारा अंक ऐसा हो कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। यही अंक शास्त्र का मूल सिद्धांत। तो चलिए विस्तृत चर्चा करें बाद में। अब आपको आज देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। आज तिथि 26/9/1932, 26/9/1925। हमने प्रस्तुति के आरंभ में यानी सितंबर माह से हम यह कहते आए हैं कि सितंबर माह में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनके मूलांक और भाग्यांक सितंबर 25, जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनका मूलांक भाग्यांक 1 हो। और स्वाभाविक है, आपको शत्रु अंक हमने देखा होगा, तो 8 मूलांक वाले का 8 भाग्यांक हुआ तो दोनों आपस में शत्रु। और इसके लिए नामांक ही अगर ऐसा हो जो दोनों के लिए मित्र हो, फिर तब स्थिति बनती है, नहीं तो फिर इनके जीवन कष्ट में हो सकता। आज का 8 का मूलांक वाले व्यक्ति का देखें तो किसी भी अंक से मित्रता नहीं, केवल 5 अंक, 6, 7 अंक वाले के साथ तटस्थता है, 1, 2, 3, 4 के साथ अति शत्रुता है, 8 और 9, 8 अंक खुद अपने अंक को शत्रु मानता है और 9 को भी शत्रु मानता है। इसलिए आज के दिन सावधान रहने की जरूरत है। केवल 5, 14, 23 तारीख को जो जन्मे जातक है, 6, 15, 24 को किसी भी माह के और 7, 15, 25 को जो जन्मे जातक है, उनके लिए शुभता के संकेत नहीं, सामान्य स्थिति रहने की आवश्यकता की संभावना। शेष सावधान रहे, अति सावधान रहे, स्वास्थ्य के प्रति, वाद विवाद के प्रति, वाहन चलाते समय सावधान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आग्रह भी करते हैं सभी नए पुराने और सब्सक्राइबर के नए और पुराने सब्सक्राइबर के साथ कि प्रस्तुति को साझा करें, विद्या को दूर दूर तक ले जाएं, प्रकाश करें, ताकि सभी के जीवन में सुलभता है, ये सभी ये प्रस्तुति को लाभ उठा सके और वे लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। थोड़ी अस्वस्थता के कारण हम ज्यादा बोलने में समर्थ है, फिर भी कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।